प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं असदुल्लाह खान हूँ। हाल ही में जो हुकूमत ने फैसला किया कि इस्लामाबाद में मंदिर तामीर किया जाएगा, उस पर एक बेचैनी पैदा हुई। पाकिस्तान भर में लोगों ने उसको बहुत तशवीश की नज़र से देखा और उस पर बहस का आगाज़ हो गया। ख़ुद हुकूमत के जो इत्तेहादी थे उन्होंने इस पर सवाल पैदा किया कि इस्लामाबाद में एक मंदिर की तामीर की ज़रूरत क्यों पेश आई। इस पर यह दलाइल भी दिए गए कि अगर कोई बनाना ही था तो वहाँ पर जहाँ पर इसकी ज़रूरत हो सकती है, या सिंध में जहाँ पर हिंदू अक्सरियत में लोग आबाद हैं वहाँ पर इसकी ज़रूरत हो सकती है, बनाना ही था तो वहाँ पर बनाया जाता। इस पर एक बहस का आगाज़ हुआ। खुद हुकूमत को इसकी डिफेंस के लिए आना पड़ा। यहाँ तक कि फैज़ल हसन चौहान साहब ने इसका डिफेंस यूँ दिया कि जी हमने नहीं, इसको पिछली हुकूमत ने इनिशिएट किया था, उन्होंने इसकी ज़मीन जो है वो मुख्तस की थी। 10 करोड़ रुपए की रकम भी इसके लिए मुख्तस की गई और इसकी तामीर का आगाज़ भी हो चुका है। लेकिन बहरहाल इस पर अभी भी मुख्तलिफ हलकों की तरफ से इस पर तनकीद हो रही है इस फैसले पर, और सवाल उठ रहा है कि ये क्यों किया गया। तो प्रोग्राम में आज सबसे पहले हम इसी पर गुफ्तगू करेंगे और प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में जाकर देखेंगे मुल्क भर में मजमूई तौर पर, ख़ास तौर पर कराची में जो लोड शेडिंग की सूरत हाल है, एक गर्मी की लहर बढ़ी और लोड शेडिंग में भी इजाफा हो गया। उससे एक अजियत में मुब्तला होकर रह गए हैं पाकिस्तान के अवाम, और पाकिस्तान भर में लोड शेडिंग, गैर एलानिया लोड शेडिंग और बदतरीन और कई कई घंटों की लोड शेडिंग, जिसमें बाज़ औक़ात फॉल्ट्स भी शामिल हो जाते हैं, इस अजियत से गुजरना पड़ रहा है। कराची में जो गुज़श्ता चंद दिन से, ख़ास तौर पर 2 दिन से जो लोड शेडिंग हो रही है, इसकी वजह क्या है? ये जो शॉर्टफॉल पैदा हुआ, ये क्यों पैदा हुआ, ये कितने अरसे तक बरकरार रहेगा और कराची के अवाम कब तक, कितने दिन तक ये भुगतेंगे, इस पर हम खास तौर पर गुफ्तगू करेंगे। प्रोग्राम के पहले हिस्से में मेरे साथ हामिद सईद काज़मी साहब मौजूद हैं। काज़मी साहब बहुत शुक्रिया, प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। और यह मकबूल जान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इरशाद अहमद आरिफ साहब मौजूद हैं। सबको मैं खुशामदीद कहता हूँ। सबसे पहले हामिद सईद काज़मी साहब, आपकी राय इस पर क्या है? हुकूमत ने जो फैसला किया, जो अगरचे पिछली हुकूमत ने इसको इनिशिएट किया था ज़मीन मुख्तस करने का, अब इसको अदालतों में भी चैलेंज कर दिया गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी इसको, इस्लामाबाद के मास्टर प्लान के खिलाफ इसको करार दे दिया गया, दरख्वास्त गुजार की तरफ से दलाइल दिए गए हैं। आप इसको मजहबी और शरई तौर पर किस तरह से देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका और चैनल 92 का कि एक बहुत ही हसास मसले पर मुझे इजहार ख्याल का मौका मिल रहा है। और मैं अर्ज करूंगा कि ये बात ज़हन में रखिए कि इस्लाम में रवादारी ये एक ऐसी चीज़ है जो इस्लाम की तरवीज व इशाअत का बुनियादी तौर पर सबब बनी है। अवाइल इस्लाम में लोगों को नहीं पता था, क्योंकि उस वक्त जाहिर है कि न कुरान मजीद के छपे हुए नुस्खे मौजूद थे, न जगह जगह मदारिस खुले हुए थे, न हदीस की किताबों की तदवीन हुई थी, इस्लाम की तालीमात से आगाह होने का कोई ऐसा जरिया नहीं था। लेकिन उसके बावजूद अगर इस्लाम तेजी से फैला तो उसकी वजह ये थी कि लोगों को चलते फिरते कुरान गलियों में नजर आ जाते थे कि मुसलमान जिस तरह सच का और इंसाफ का अलम उठाए हुए थे और जिस तरह वो रवादारी से काम लेते थे, तो उसकी वजह से इस्लाम की जड़ें फैली और इस्लाम की इशाअत हुई। तो इस्लाम के तो मिजाज के अंदर यह है कि किसी के साथ जुल्म न करो, ज्यादती न करो, और जो भी हक है वो उसको मिले। लेकिन रवादारी और चीज है और खुशामद और चीज है। यहाँ पर ये लग रहा है कि यहाँ पर हमारी हुकूमत जो है वो उनकी खुशामद पर तुली हुई है जिन्होंने बाबरी मस्जिद मुनहदिम की है, जहाँ पर मुसलमानों को जीने का हक नहीं दिया जा रहा, जहाँ पर सिर्फ किसी की तबाही के लिए, बर्बादी के लिए, खून-रेजी के लिए, कत्ल के लिए उसका कलमा गो होना काफी है। ऐसे में आप अगर यहाँ इस्लामाबाद के अंदर, जहाँ पर पहले से एक मंदिर है भी सही, अच्छा फिर जरा ये भी देख लेते कि उस मंदिर के अंदर कितनी हाजिरी होती है, क्या वो ओवर क्राउडेड हो गया है, क्या वो वहाँ पर जो मौजूद हिंदू हजरात हैं क्या उनकी जरूरियात पूरी करने से कासिर है। अगर कोई ऐसा मसला होता तो कहीं कोई जस्टिफिकेशन तो होती ना। यानी मुझे कोई इसकी जस्टिफिकेशन नजर नहीं आ रही कि आखिर ये क्यों बनाया जा रहा है, सिवाय इसके कि जी आप इंडिया की खुशामद कर रहे हो और उसकी खुशामद कर रहे हो जो कि आपकी खुशामद। अच्छा काज़मी साहब, आप तो खुशामद का लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन फवाद चौधरी साहब ने जो कहा और जो हुकूमत का चले एक दूसरे अंदाज में नुक्ता नज़र हो भी सकता है, वो ये कि हम पूरी दुनिया को एक ऐसा पैगाम देना चाहते हैं कि पाकिस्तान मजहबी रवादारी पर यकीन रखता है और पाकिस्तान अक़लियतों के हुकूक पर यकीन रखता है और मजहबी आज़ादी देता है। बोरिया साहब, आप किस तरह से इसको देख रहे हैं? क्या ये एक शरई मसला है? और अगर ये जो हुकूमत की कोशिश या फिक्र हो सकती है, वो तो नहीं लग रहा कि उसको उसी तरह से लिया गया, बल्कि इसको अपनी जीत से ताबीर किया जा रहा है, जो हमने आपको सुनवाया अभी। और ये साहब, इस वक्त अक़लियतों के हकूक के ऊपर बात कर लेते हैं। कोई मुझे ये बताए, अमेरिका, फ्रांस, बरतानिया और यूरोपीय यूनियन के तमाम ममालिक में किसी जगह पर कोई मजहबी इबादत गाह कंस्ट्रक्शन करने के लिए रियासत का बजट मौजूद?
एक जगह भी नहीं है। ये पब्लिक कम्युनिटी जो है वो मिलकर कम्युनिटी सेंटर्स को एड दी जाती है, लेकिन मजहबी इबादतगाह नहीं बनती, ना बनाई जाती है, ना उसके लिए एड असिस्टेंस देती है। ये और बात है कि मुसलमान वहां जाके चंदा इकट्ठा करते हैं और चर्च खरीद के मस्जिद बनाते हैं, बर्मिंघम में बने, मैंने खुद मस्जिद के लिए चंदा इकट्ठा किया। एक बात तो ये तय है, इस्लाम के बैतुल माल में टैक्स जो है उसका भी मदाद पता है और खर्च भी पता है। रियासत जो है उसका पैसा बैतुल माल का मस्जिद बनाने पे भी खर्च नहीं हो सकता, इसलिए कि वो ज़कात इकट्ठी की होती है, सदकात इकट्ठे किए होते हैं, माले फै और दूसरी चीजें वो जहाज पे इकट्ठे हो जाते हैं। बाकी चीजों पे किसी एक जगह ये नहीं लगा कि मस्जिद हारून रशीद को तुम फलां मस्जिद बनाओ और ये करो, ना, कतन नहीं। यहां तक कि ये दूसरी मेरे पास किताब पढ़ी है मजल्ला अदलिया जो 1918 की है, जो कि खिलाफत उस्मानिया की, उसके भी मसारफ दिए हुए हैं। इमरान खान साहब की उसकी हुकूमत के दिल पे कुछ ना हो वो बंदर बनाए। सही, आप ये कह रहे हैं करतारपुर स्ट्रेटेजिकली हमने बना, जी बिल्कुल सही है। आप ये कह रहे हैं कि बुनियादों पे एतबार से भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैं सर एक छोटा सा ब्रेक मुझे लेना, ब्रेक ले लूं, मैं वापस आता हूं तो आपको सुनवाता हूं कि चौधरी परवेज इलाही साहब हुकूमत के खुद इत्तेहादियां उनकी इस पर राय क्या है, और इरशाद आरिफ साहब का मौक़िफ़ लेते हैं। ब्रेक के बाद वापस आते हैं। अच्छा इरशाद साहब, आप परवेज इलाही साहब कह रहे हैं कि ये रियासत मदीना की तौहीन है, क्या आप इस पूरे मामले पर कहते हैं? देखें, ये बिल्कुल मैं इत्तेफाक करता हूँ चौधरी साहब जो कह रहे हैं। पहली बात तो ये है कि हमें बतौर मुसलमान सोचने का हक़ हासिल है या नहीं है। अक़लियतों के जो हकूक़ हैं उनका तहफ़्फ़ुज़ होना चाहिए, अक़लियतों की इबादत गाहें हैं उनका तहफ़्फ़ुज़ होना चाहिए, अक़लियतों को आज़ादी होनी चाहिए अपनी इबादत गाहों में जाने की, इबादत करने की। लेकिन इसका हरगिज़ मतलब नहीं है कि आप अक्सरियत के हकूक़ पामाल करके, अक्सरियत के जज्बात मजरूह करके आप अक़लियतों को खुश करने की कोशिश करें। इस्लामाबाद में एक मंदिर मौजूद है सैदपुर में, आपने भी देखा होगा, मैंने भी देखा है। वहाँ हमें कोई बहुत ज़्यादा हजूम क्या टामा भी इबादत गुजार नज़र नहीं आया कभी। हमने वहाँ पूछा, मैं एक दफ़ा गया तो पूछा कि यहाँ, उनका जी जब वो उनकी कोई होती है सालाना या 6 महीने के बाद कोई तकरीब होती है वो आते हैं, यहाँ कोई भी नहीं आता। उस मंदिर को आप तौसीह दें, वहाँ आप फैसिलिटेट करें उन लोगों को। आप नया मंदिर क्यों बनाना चाहते हैं सिवाय इसके कि आप अमेरिका को, यूरोप को, इंडिया को खुश करना चाहते हैं, ये साबित करने के लिए कि हम बड़े अक़लियत नवाज़ हैं। ओ भाई, इस तरह से कोई आपसे खुश नहीं होगा। कुरान मजीद का वाज़ेह फरमान है कि वलन तरदा अनकल यहूद वलन नसारा हत्ता तत्तबिअ मिल्लतहुम, के तुमसे यहूद व नसारा गैर मुस्लिम कभी राज़ी नहीं हो सकते जब तक कि तुम उनकी पैरवी शुरू ना कर दो, तुम उनकी इताअत ना करो। जब तक आपका आइन इस्लामी है, आपका नाम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, आपके सदर पर यह पाबंदी है कि वो मुसलमान हो, आपसे कोई खुश नहीं हो सकता। अजीब मामला है कि यहाँ कोई हिंदू लड़की मुसलमान हो जाए, एक तूफ़ान बदतमीज़ी खड़ा हो जाता है, पूरे मुल्क में शोर मच जाता है और वो जान बचाती फिरती है बेचारी। अदालतों में यानी कई केसेस आए, इतना शोर मचा। पिछली दफ़ा जो लास्ट टाइम एक वाक़या हुआ था, इमरान खान साहब ने उसका नोटिस लिया। बिलाखिर क्या हुआ, उस बच्ची ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जाके खुद कहा कि मैं बड़ी अपनी खुशी से मुसलमान हुई हूँ, मैं अपने खामद के साथ रहना चाहती हूँ। लेकिन हम ऐसे अपने आप को मुजरिम साबित कर रहे थे, साथ से जुर्म का शिकार थे कि बहुत बड़ा गुनाह हमसे हो गया। यानी कोई क्रिश्चियन मुसलमान हो जाए तूफ़ान खड़ा हो जाएगा, हिंदू मुसलमान हो जाए तूफ़ान खड़ा हो जाएगा, और अगर कोई मुसलमान मुर्तद हो जाए, किसी दूसरे में चला जाए, तो यहाँ डंके बजाए जा रहे होते हैं और यहाँ कहा जाता है कि जिस पे बात ही ना करो। तो मतलब ये है कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अगर जहाँ ज़रूरत हो, हिंदू कम्युनिटी, क्रिश्चियन कम्युनिटी, दूसरे लोग जो हैं अपनी इबादत गाहें तामीर करें, किसी को एतराज़ नहीं होना चाहिए, किसी मजहबी शख्स को कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए किसी। लेकिन शहरियों के हकूक़ का मतलब ये नहीं होता कि आप अक्सरियत जो होती है उसके हकूक़ और जज्बात पामाल करना शुरू कर दें। और ये टाइमिंग होती है हर चीज़ की। इस वक्त जो कुछ इंडिया में, जो कुछ कश्मीर में
हो रहा है मुसलमानों के साथ, मुसलमानों की इबादतगाहों के, यानी सुप्रीम कोर्ट जो इंडिया की सुप्रीम कोर्ट है, सेकुलर इंडिया की सुप्रीम कोर्ट है, उसने सियासी बुनियादों पर फैसला दिया, हक़ाइक़ पर और तारीख पर मबनी फैसला नहीं दिया। और आप हम खुश करने की कोशिश कर रहे हैं। कभी वो अक़लियती कमीशन में कादियानियों की सीट डाल दी जाती है, कभी आते मियाँ को कमीशन का जो मेंबर मुकर्रर किया जाता है। तो ये चीज़ें जो हैं हुकूमत के बारे में तासुर भी ख़राब कर रही हैं और इससे कोई फ़ायदा भी नहीं हो रहा, बल्कि ये तासुर हो रहा है कि रियासत मदीना का जो शोर है वो भी सिर्फ लोगों को खुश करने के लिए, उसका अगर हकीकी मकसद हो तो मुसलमान जो है वो हमेशा बुतगर कभी भी नहीं होता, बुत शिकन होता है। तो इसका एहसास जो है बुत का तामीर मुसलमान नहीं करते। मौजूद है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, इसको चैलेंज किया गया और कहा गया इस्लामाबाद के मास्टर प्लान में ये शामिल नहीं था, मुसलमान कभी बुत का तामीर नहीं करता। राइट सर, मैं एक छोटा सा ब्रेक ले लूँ, वापस आते हैं जरा आपको कराची पर ले चलते हैं। और मजमूई तौर पर पाकिस्तान भर में लोड शेडिंग का मसला इस वक्त अपने उरूज पर है और शहरी अजियत में मुब्तला हैं। स्मार्ट लॉकडाउन की वजह से लोग घरों में हैं और ऐसे में बिजली जब उन्हें नहीं मिल रही तो मुसीबत में मुब्तला हो गए। और ख़ास तौर पर कराची में जो मसला पैदा हुआ है ये क्यों है, कब तक बरकरार रहेगा, कराची के शहरियों के लिए बिजली की फराहमी कब बहाल होगी और मसला क्यों पैदा हुआ है, ये तमाम चीज़ें एक छोटे से ब्रेक के बाद वापस आते हैं, इस पर बात करते हैं। हमारे साथ रहिए। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद कहते हैं आपको। ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे मंदिर की तामीर के हवाले से और मैं ब्रेक पर जाते हुए आपको बता रहा था कि इसमें कानूनी पेचीदगियाँ भी मौजूद हैं। अदालत में इसको चैलेंज भी कर रखा है, दरख्वास्त भी दे दी गई है और ये बायलॉज की खिलाफ वर्जी है। अब खबर यह है कि CDA ने मंदिर की तामीर को रुकवा दिया है। अब इस पर जो डेवलपमेंट्स होगी वो आपको बताते रहेंगे। 92 इस मसले पर प्रोग्राम कर रहा था, इस मामले पर हमारे यहाँ हमारे प्लेटफॉर्म से बहुत सारे इस पर प्रोग्राम हुए, अखबार में कॉलम भी लिखे गए। अब CDA ने जो है वो इस तामीर को रुकवाया है, तो आई एम श्योर कि इस पर इसके तमाम पहलुओं पर बहुत संजीदगी से गौर होगा, उसके बाद फिर इस पर कोई अमल मज़ीद किया जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं ज़रा कराची में क्यों लोड शेडिंग हो रही है, क्या वजह है इसकी। आफ्ताब जहांगीर साहब, एक तो ये बताया गया है कि कोई तकनीकी ख़राबी हुई, वहाँ फिर 60 मेगावाट की कमी शहर को हो गई है, लेकिन जिस अजियत में इस वक्त शहरी मुब्तला हैं और जो दर्जा हरारत इस वक्त मौजूद है कराची में, जो गर्मी पड़ रही है, यहाँ पर भी है वैसे तो गर्मी पड़ रही है, लेकिन कराची में ख़ास तौर पर मतलब बताइएगा कि इसको कैसे टैकल किया जाना चाहिए और ये ख़राबी क्यों नहीं अभी तक दूर हो पाई, और क्या सिर्फ ये तकनीकी ख़राबी ही है जिसकी वजह से ये लोड शेडिंग हो रही है या और वजूहात भी हैं? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया है, आपने मुझे अपने प्रोग्राम में मौका दिया और बिजली की लोड शेडिंग के हवाले से और गर्मी के हवाले से। मैं पिछले 15 दिन से इस्लामाबाद में था, लेकिन वहाँ पर कभी बारिश कभी ये वो बेहतर मौसम था, लेकिन मैं कल से जब यहाँ कराची आया हूँ तो आप यकीन करें मैं एक अजाब के अंदर मुब्तला हो गया हूँ। एक सेकंड भी जो है बगैर AC के गुजारा नहीं किया जा सकता। बाहर निकलते हैं तो एक लू का आलम है, एक गर्मी की एक शिद्दत है। तो मैं हैरान हूँ, परेशान हूँ कि किस तरह कराची की आवाम जो है वो, मतलब मुझे मैं ये समझता हूँ कि अगर ये 2-4 दिनों में इस पर काबू ना पाया गया तो और कोई मसाइल हमें पेश आए ना पेश आए, लेकिन हुकूमत के लिए बिजली की लोड शेडिंग और इस गर्मी की वजह से शायद हुकूमत सूबाई हो या वफाकी, ईमानदारी की बात कह रहा हूँ मैं, कोई पॉइंट स्कोरिंग नहीं है कि हालांकि मैं MNA हूँ, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि ये हमारी जिम्मेदारी है लोगों के लिए आसानियां पैदा करना, जिसमें हम इस वक्त जो कराची के शहरी हैं उनके लिए हम नाकाम होते हुए नजर आ रहे हैं। आफ्ताब साहब, लेकिन एक मसला तो सर ये है ना कि वहाँ चले कोई तकनीकी खराबी हुई है, उसको जल्द दूर होना चाहिए, मसाइल हैं वो, लेकिन विफाक की तरफ से जो सब्सिडी में कटौती हुई है वो 34 अरब की है। अब और फिर जो छोटे इसमें सारिफीन हैं जो 300 से कम यूनिट इस्तेमाल करते हैं, 15 अरब रुपए तो सिर्फ उनके लिए कम हुए। अब अगर ये बिजली मिलती भी है और आप बता रहे हैं कि AC के बगैर गुजारा मुमकिन नहीं है, तो जब ये बिल सब्सिडी के खात्मे के बाद आएंगे और उसकी जिम्मेदार तो वफाकी हुकूमत होगी, तो आप कैसे जस्टिफाई करेंगे इन बिलों में इजाफे को और कैसे फेस करेंगे उन लोगों को जिन्होंने आपकी जमात को सबसे ज्यादा वोट देकर इस दफा मुंतखब किया हुआ है कराची से? अच्छा देखें, एक तो ये कि पहली बात ये समझने की है कि इलेक्ट्रिक जो है ये एक प्राइवेट इदारा है। मैं आज भी किसी से बात कर रहा था कि मैंने कहा इसकी पूरी तहकीकात होनी चाहिए कि किस मुआहदे के तहत के इलेक्ट्रिक को ये दी गई थी कराची की बिजली, और वो मुआहदा क्या हुआ था, उसके अंदर कौन लोग शामिल हैं, उसके अंदर कौन लोग उसके पार्टनरशिप में हैं, कौन लोग उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अंदर हैं,
तो ये सारी चीजों को उसके अंदर देखना चाहिए। और उसके बाद के उसकी जिम्मेदारी क्या है, के इलेक्ट्रिक की जिम्मेदारी क्या है, क्या सिर्फ गवर्नमेंट ही उसको फ्यूल देगी तो वो के इलेक्ट्रिक को चलाएगी, या उसने अपने रिसोर्सेज से भी फ्यूल को लेना है ताकि वो बिजली जो है पैदा करके लोगों तक पहुंचा सके। तो ये सारी चीजें देखने की जरूरत है। और हमने तो बहुत सख्त स्टैंड लिया हुआ है कराची के MNAs ने खासतौर पर। हमने तो इनसे कहा है कि अगर अभी पिछले दिनों हमारी मीटिंग हुई थी और हमने उस पर इनसे ये बात भी की थी कि हम जो है इसको फौरी तौर पर अगर इस मामले को नहीं देखा गया तो हम कोर्ट जाएंगे। और कोर्ट ने तो ऑलरेडी नोटिस लिया हुआ है, लेकिन हम उसके अंदर फरीक बनेंगे क्योंकि हम ये समझते हैं कि अब वक्त आ गया है कि कराची की आवाम को रिलीफ बुनियादी तौर पर आफ्ताब साहब अपनी बेबसी का भी इजहार कर रहे हैं कि आप कोर्ट जाएंगे, आप कह रहे हैं कि मामले को आप मुतालबा कर रहे हैं कि देखना चाहिए, उन एग्रीमेंट्स को देखना चाहिए। तो आप खुद हुकूमत होते हुए हुकूमत ही से मुतालबा कर रहे हैं कि ये सब होना चाहिए। हाँ, कुछ चीजें ऐसी हैं कि हुकूमत में होते हुए भी, लेकिन जो कुछ मुआहिदे होते हैं उसकी पासदारी भी बहुत जरूरी है। वो देखना होगा कि वो मुआहिदे क्या हैं, क्योंकि इस तरह बहुत सारे मुआहिदे हैं। अगर हुकूमत हर काम इसी तरह करने लगेगी तो कोई भी इदारा, कोई भी वो कोई हुकूमतों से मुआहिदे नहीं करेगा। अब हमने देखना ये है कि उन मुआहिदे क्या रोशनी है, उसकी रोशनी के अंदर राइट सर, बिल्कुल सही है। अब मुझे औरिया साहब एक चीज बताइए, मैं पिछले दिनों कराची गया आफ्ताब जहांगीर साहब से मिलने के लिए, मैं चला गया एक प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग के दौरान, तो आफ्ताब जहांगीर साहब प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज कर रहे थे अपने हल्के के लोगों को लेकर, याद होगा आफ्ताब साहब को। तो मैंने इनसे पूछा कि आप क्यों एहतजाज कर रहे हैं? इन्होंने कहा कि मैं कब्जा माफिया के लोगों के खिलाफ एहतजाज कर रहा हूं। यानी हुकूमत होते हुए इन्हें अपने मसाइल को हल करने के लिए प्रेस क्लब के बाहर खड़े होकर एहतजाज करना पड़ रहा था। तो ऐसे में औरिया साहब, ये कराची के मसाइल, कराची के लोगों ने इस दफा वोट दिया है, गालिबन 36 सीटें हैं PTI की कराची से, अब 22 शायद MPA की और 14 या कुछ सीटें MNAs की हैं, तो गालिबन ये 34 या 36 सीटें हैं। तो कराची के लोगों ने तो PTI को मुंतखब कर दिया और इनके इख्तियार में कुछ है नहीं। देखिए, पहली बात तो ये है कि कराची की जो के इलेक्ट्रिक है या बराज कंपनीज के इसके अंदर शेयर्स हैं और पाकिस्तान हुकूमत के शेयर हैं। वो जो एहतजाज कर रहे थे ना, वो बोल रहे थे प्रोविंशियल असेंबली के खिलाफ। कब्जा ग्रुप था, प्रोविंशियल असेंबली का केस है, लॉ एंड ऑर्डर का केस। ये के इलेक्ट्रिक कंपनी जो कराची में कोई नया फैशन नहीं है। 1913 में पहली कंपनी बनी थी कराची की, 1913 में अंग्रेज ने बनाई थी, क्योंकि कहता था ये मेट्रोपॉलिटन टाइप सिटी बनने वाला है, तकरीबन बन का स्पोर्ट सिटी था। तो उस कंपनी में उसके भी तारीख पढ़ रहा था। आप मुझे ये बताइए कि कराची के जो PTI के MPs हैं, इनका किसी कंपनी में शेयर हो तो ये तो उसका कान खा लेंगे जाके कि भाईजान मेरे इतने पैसे लगे हुए, तुम क्या कर रहे हो। जाती शेयर अगर किसी आपकी कंपनी के अंदर हो, आपकी किसी दुकान में शेयर हो, वो अपना रोज सुबह दरवाजा बंद कर दे दुकानदार और कमाए ना, तो इनका तो दिल बैठ जाएगा कि भाई ये क्या कर रहा है, हमारे पैसे को ज़ाया कर रहा है। फेडरल गवर्नमेंट का उसके इलेक्ट्रिक के अंदर शेयर है बकायदा 23% के करीब, और उसके साथ बाकी बहुत उसके अंदर चीजें आती हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अंदर इनके अपने लोग बैठे हुए हैं। कोई मीटिंग कॉल होती है? नहीं होती है। मसला सारा यह है कि अदालत में बेबस लोग जाया करते हैं। एक बात बताऊं, कानून की जो डेफिनेशन, कानून पता है क्या कहता है? कानून कहता है कि अदालतें इंसाफ नहीं फराहम करती। अदालतें जब मिसकैरेज ऑफ जस्टिस होता है तो फैसला करती हैं। इंसाफ करता है SHO, इंसाफ करता है पटवारी, इंसाफ करता है तहसीलदार। जब ये इंसाफ नहीं करते तो फिर अदालत फैसला करती है उसके ऊपर। अदालत आखिरी रिजॉर्ट है। तो क्या MNA बेबस होता है? फेडरल गवर्नमेंट बेबस होती है? और दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान में हम तो गुज़श्ता 15 साल से रो पीट रहे हैं कि बेनजीर के जमाने से आपने जो कैपेसिटी बिजली बनाने की बना ली हुई है वो इतनी ज्यादा है, ठीक है, कि आप इंडिया को भी बिजली सप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपका मकसद यह है कि आपने इतना ज्यादा फ्यूल और सब कुछ। सर, ट्रांसमिशन लाइन पे काम नहीं हुआ ना, उस पर सबसे ज्यादा तो ट्रिपिंग का मसला है, लाइन लॉसेस का मसला है, बेशुमार मसाइल है। वो भी है वो बहुत मसाइल। तो मसला सारा ये है कि ये आफ्ताब जहांगीर साहब बहुत अच्छे हमारे दोस्त हैं, मेरी भी कराची से मुलाकात से एक दफा हुई है, इनके बुजुर्गों को भी मैं जानता हूँ। मसला सारा ये है कि आफ्ताब जहांगीर साहब, ये PTI गुज़श्ता 2 साल से इसी बात का तो हम रोना रो रहे हैं कि भाईजान, मसला सारा ये है कि आप अपने हुकूमत के फोल्ड में आ जाएं, उस हुकूमत की रिट के डंडे को हाथ में पकड़ें। मतलब मसला सारा है कि आप आके हमें खुशखबरी सुनाते हैं कि हमने देखें जो है चीनी की रिपोर्ट ओपन कर दी। ओ भाई, ये तो हर साफी करता है, रोज करता है, हर टॉक शो वाला करता है। आप में टॉक शो जो है वो एक चीनी की रिपोर्ट दूसरी रिपोर्ट बताने के साथ
एक्सपेक्ट ये करता है कि मेरे पास इख्तियार नहीं है, मेरा डंडा आना चाहिए। अब अबराज कंपनी को इस वक्त तक आपने खड़ा किया होता, लेकिन मसला सारा वही मैं कहता हूं ना कि मसला सारा जो है कि इतने ज्यादा दुख बखेड़े पाल लिए हुए हैं, सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करनी है, उसका बोलना भी है, फिक्रे भी घड़ने हैं बैठ के कि मुखालिफ के फिक्रे के मुकाबले में ज्यादा चुंदा और ज्यादा खास किस्म का फिक्रा कौन सा आना चाहिए, ये सारी जैसे झंझट पाल ली है जिसके लिए मसला यह है। बिल्कुल सही है, लेकिन अब मसला ये है ना सर इरशाद साहब, एक प्रॉब्लम और है हुकूमत के लिए कि हुकूमत को जब जब इंकशाफ होता जाए, मतलब मिसाल के तौर 1.5 साल पौने 2 साल के बाद ये इंकशाफ हुआ। अच्छा जी, इम्तियाज़ शेख साहब मेरे साथ मौजूद हैं। इम्तियाज़ साहब आपको भी खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में। मैं शाह साहब जो आपसे क्वेश्चन फेस करने लगा था, मैं वही सवाल आपके सामने तो बाद में रखता हूँ, लेकिन इम्तियाज़ शेख साहब ये जो कराची में बिजली की फ्राहमी का मसला है और कराची के शहरी इस वक्त लोड शेडिंग का जो अजाब भुगत रहे हैं, आपके ख्याल में इसका जिम्मेदार कौन है? देखें जी, इसका एक लंबी स्टोरी है। ये जब से प्राइवेटाइज हुई है कराची इलेक्ट्रिक, उनको काफी इसमें इन्वेस्टमेंट करनी थी, कुछ अपने अपग्रेडेशन करनी थी, ग्रिड स्टेशन की नए इनको पावर हाउसेस वगैरह बनाने थे, तो वो भी इसमें कुछ उन्होंने की है, कुछ उन्होंने नहीं की है। उस दौरान उन्होंने प्राइवेटाइज करने की कोशिश की शंघाई इलेक्ट्रिक को, जो कि फेडरल गवर्नमेंट ने इनको रुकावटें डाली, इनको करने नहीं दी। हालांकि $10 बिलियन की इन्वेस्टमेंट उन्होंने कमिटमेंट की थी आने वाले 10 सालों में या 5 सालों में। क्योंकि ये आपको मैं थोड़ा वादे कर दूं कि ये जो जितने भी कराची वाले सिलसिला है कराची इलेक्ट्रिक का या मतलब बाकी डिस्कोज का, जो कि हेस्को सेप्को सिंध में अपने गांव पर है, वो बेसिकली अंडर कंट्रोल आती हैं। इनका रेगुलेटर है नेपरा, और ये पावर डिवीजन के अंडर की पॉलिसीज के तहत ये पूरे काम ये करते हैं। और ये मतलब उनका जो कंट्रोल है वो नेपरा के पास है एज ए रेगुलेटर, और फेडरल गवर्नमेंट इनकी पॉलिसीज बनाती है, उस पर चलते हैं। ये जो अभी लोड शेडिंग हुई है, रिसेंट लोड शेडिंग हुई है, वो तो टोटल मिसमैनेजमेंट है फेडरल गवर्नमेंट की। उन्होंने अपना जो फर्नेस ऑयल वगैरह वो प्रोवाइड नहीं कर सका, बैन लगा दिया, इंपोर्ट नहीं हुई, शॉर्टेज हो गई, और मतलब फिर उसके बाद इनको पीएसओ ने सप्लाई बंद कर दी। और इन्होंने हालांकि खत भी लिखे थे कराची इलेक्ट्रिक ने उनको कि हमारे पास ये मसला है, लेकिन वो शॉर्टेज की वजह से जब फर्नेस ऑयल नहीं हुआ डेफिनेटली मतलब उसकी तो सही है। लेकिन सर ये अब आपकी गुफ्तगू से तो ऐसा लग रहा है कि सारी जिम्मेदारी आयद हो जाती है विफाकी हुकूमत की या के इलेक्ट्रिक की। आप बतौर वजीर तवानाई आपका क्या किरदार होता है? आप क्या इस इशू को हमारा किरदार प्रोविंशियल गवर्नमेंट का किरदार जो है ना वो एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पे है, लेकिन उनकी कंट्रोलिंग अथॉरिटीज जो है वो फेडरल गवर्नमेंट है या रेगुलेटर नेपरा है, वो उनको मतलब करेगा। हम उनको मैंने बुलाया था इनको एमडी कराची इलेक्ट्रिक को भी और सिंध के बाकी इलाकों के हवाले से हेस्को और सेप्को के चीफ को भी बुलाया था। उनसे हमने काफी तफसीली बात की, उनको हमने पाबंद भी किया था मुख्तलिफ चीजों पर। लेकिन अब एक चीज उनके पास फर्नेस ऑयल के हवाले से वो एक चीज नहीं मिल रही, और पीएसओ कह रहा है कि हमारे पास नहीं है बिकॉज ऑफ द बैन जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने इम्पोज किया था तकरीबन मार्च के महीने में। तो मतलब फिर ये कहाँ से लाएंगे तेल? फिर अभी उन्होंने हबको से उधार लिया है। चले मैं इसका जवाब तो आफ्ताब जहांगीर साहब से लूंगा, लेकिन मुझे एक चीज़ इरशाद साहब जो आपसे मैं पूछना चाहता वो ये कि हुकूमत को पौने 2 साल बाद ख्याल आता है कि ये पीआईए में खराबियाँ, एविएशन में खराबियाँ हैं, अब इस पर कुछ काम होना चाहिए। वो इंकशाफ होता है किसी हादसे के नतीजे में। फिर हुकूमत को ये ख्याल आता है 2 साल के बाद जब पेट्रोल के जहाँ पर कोई पेट्रोल माफिया है, हम उससे हार गए हैं, तस्लीम कर लेती है हुकूमत पेट्रोल माफिया से हार गए और कहते हैं कि अब इस माफिया के खिलाफ या 1500 पेट्रोल पंपों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अब ये मुतालबा हुकूमत कर रही है न जाने किससे। अब आफ्ताब जहांगीर साहब भी ये कह रहे हैं कि ये जो मुआहिदा हुआ था इसको देखा जाना चाहिए, इन मसाइल को हल करने के लिए होना चाहिए। कब होगा, कौन करेगा? देखें, जब भी कोई सियासी जमात बग़ैर होम वर्क के इक़्तिदार में आएगी तो इन तमाम मसाइल का सामना करेगी। इमरान खान साहब आए इक़्तिदार में, तवक्को ये थी कि 2013 का इलेक्शन हारने के बाद उन्होंने कोई ना कोई होम वर्क किया होगा, लेकिन लगता ही है कि उनके जो साथी थे, खा वो असद उमर हों या दूसरे हों, वो बस जलसे करते रहे, तकरीरें करते रहे, उसके प्रेस कॉन्फ्रेंसें करते रहे, कोई होम वर्क नहीं हुआ था। ये जो बिजली का इशू है, ये ठीक है कि अबराज ग्रुप का वहाँ मामला है, लेकिन बुनियादी इशू क्या है? इशू हैं 3। पहली चीज़ जो है, जब आपने थर्मल पे चले गए, आप मोहताज हो गए गैर मुल्की
तेल के, फर्नेस ऑयल के, कि वहाँ से वो आएगा, वो सस्ता आएगा तो आप सस्ती बिजली दे सकेंगे, अगर महंगा आएगा तो आप महंगी बिजली देंगे और उससे मसाइल पैदा होंगे। अच्छा, इसका क्या हुआ कि चूँकि आप पाबंद हैं उनकी जो कैपेसिटी प्रोडक्शन है उसके मुताबिक पेमेंट करने के, वो आप इस्तेमाल करें ना करें आपने पेमेंट करनी है। आप फिर कोशिश क्या करते हैं, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान में उनकी जो इदारे हैं उनकी जो भी बदनीयती है वो अपनी जगह पे है। गवर्नमेंट की भी ये कोशिश होती है कि फर्नेस ऑयल मंगवाएंगे, इनको देंगे और उनसे बिजली महंगी ख़रीदेंगे, फिर सस्ती अवाम को देनी है, क्योंकि ये भी एक अनामली हमारे यहाँ मौजूद है ना जी। 300 यूनिट तक की जो बिजली है आपने सस्ती देनी है, ख़रीदनी 28 रुपये है, देनी 10 रुपये, 8 रुपये या 6 रुपये है। तो उसकी बचत का एक तरीका ये है कि जी आप लोड शेडिंग कर लें ताकि आपको वो जो पेमेंट है वो ना करनी पड़े और महंगा तेल जो है ना मंगवाना पड़े। एक तो ये वजह है। दूसरा ये है कि अगर बिजली मसलन अवेलेबल भी है तो आपके पास जो है सिस्टम है उसके अंदर कैपेसिटी नहीं है कि वो आगे ट्रांसमिशन जो है ट्रांसमिट कर सके, आगे चला सके। घंटों की खराबी पैदा हो जाती है। ये खराबी दूसरी है। तीसरी मसला ये है कि हुकूमत की जो रेट का मामला हो रहा है वो ये है कि वो बिल ही वसूल नहीं कर पा रहे। मिसाल के तौर पर बिल आम आदमी जो है वो अपनी बिजली भी दे रहा है और उन चोरों की बिजली के पैसे भी दे रहा है, और जहाँ से बिल अदा हो रहे हैं नहीं हो रहे, जिसके पैसे जो हैं वो अमला जो वापडा का है या लेस्को का है या हेस्को का है उसकी जेब में जो पैसा जा रहा है वो भी मैं आप जो बिल अदा करने वाले को दे रहे हैं। हुकूमत के अंदर ये आलियत सलाहियत नहीं है कि वो लाइन लॉसेस के नाम पर जो चोरी होती है उसको रोक सके। तो इसमें हुकूमत की नाअहली भी शामिल है और विफाकी हुकूमत की मैं बात कर रहा हूँ, सूबाई हुकूमतों की भी मैं बात कर रहा हूँ, उन इदारों की भी जो के इलेक्ट्रिक का मामला है उनकी बदनीयती भी शामिल है और नाअहली और बदनीयती मिल के ये मसाइल पैदा कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर वहाँ तो अबराज का मसला है। लाहौर में कल रात को कई इलाकों में 4-4 घंटे 5-5 घंटे बिजली नहीं थी। लाहौर शहर में आपके इल्म में है, मेरे इल्म में है, तो उसका जिम्मेदार कौन है? वहाँ तो हम कह दें, आफ्ताब साहब कह देंगे कि लाहौर शहर में पिछले कई दिन से घंटों बिजली गायब हो रही है। 4-4 घंटे 5-5 घंटे हो रही है। रात 8-10 इलाके में देख रहा था कि वहाँ नहीं है, और देहातों में आप यकीन करें 12-12 घंटे लोड शेडिंग हो रही है। वजह यह है कि जी हुकूमत कहती है कि ठीक है जी आप थोड़ी बिजली पैदा करें ताकि हमें जो है खामखा खर्चा ना पड़े। तो यानी कैपेसिटी मौजूद है। अब जब तक आप हैडल पे नहीं जाते, जब तक आपका इन्हिसार थर्मल पे है, ये सूरत हाल ना नवाज शरीफ साहब कंट्रोल कर सके, ना जरदारी साहब कंट्रोल कर सके, ना इमरान खान साहब कर सकें, और जब तक आपके अंदर अहलियत पैदा ना होती, आपके इदारे जो हैं इस काबिल नहीं होते कि वो डंडा दे के कानून पर अमल दरामद भी करा सकें, चोरी भी रोक सकें, और जो इस्लाह होनी है सिस्टम के अंदर, यानी आपका ट्रांसमिशन सिस्टम जो है वो कितने अरसे से इस काबिल नहीं है कि उसकी मुरम्मत हुई हो, तो ये काम चलता रहेगा। और फिर जो बिजली की चोरी है बहुत बड़ा एक माफिया है, बिजली चोर माफिया, उस पर तो किसी के तवज्जो नहीं है। सारे माफियाज की बात हो रही है, सबसे बड़ा बिल्कुल यही तो मैंडेट दिया था, यही तो अवाम ने वोट पीटीआई को इसीलिए दिया था। खान साहब या हुकूमत, विफाकी हुकूमत, उसके इदारे जो हैं वो नहीं करेंगे, ये शोर मचता रहेगा, लोड शेडिंग होती रहेगी, महंगी बिजली होगी, अशिया सर्फ महंगी होंगी और अवाम रोते पीटते। बिल्कुल सही है आफ्ताब जहांगीर साहब, यही तो मैंडेट दिया था लोगों ने, इन्हीं मसाइल को हल करने के लिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये बरस के जो मसाइल थे इन्हीं को हल करने के लिए तो काम करना था। सर्कुलर डेट कम नहीं हुआ, वो 2000 अरब रुपए चला गया सर्कुलर डेट, और वो हर महीने बढ़ रहा है, अरबों रुपए का उसमें इजाफा हो रहा है। वो 200 अरब के स्कूक बॉन्ड्स की बात हुई, वो ज्यादा इंपैक्ट नहीं डाल सकेगी, माहिरीन का ये ख्याल है। तो वो जो एक बड़ी चेंजेस लेकर आनी थी वो आप नहीं ला सके, इसका आप जवाब दीजिएगा। और फिर इम्तियाज शेख साहब ने जो कहा कि वो जिम्मेदार तो विफाक है, विफाक की पॉलिसी जिम्मेदार है कि ये विफाकी इदारा है, इसका जवाब दीजिएगा। फिर हम देखते हैं कि वजीर तवानाई सिंध क्या कह रहे हैं। एक मुख्तसर ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के साथ में दोबारा आपको खुशामदीद कहते हैं। आफ्ताब जहांगीर साहब,
जिम्मेदारी जो है इस मामले पर सभी ने विफाक के ऊपर डाली और इम्तियाज शेख साहब मौजूद हैं, वो भी कह रहे हैं विफाक जिम्मेदार है। अब जो काम विफाक ने करने हैं वो तो हो नहीं पा रहे उससे, और हलीम आदिल शेख साहब आपके कह रहे हैं कि जनाब अगर सूबा काम नहीं करेगा तो विफाक जो है वो यहाँ पर गवर्नर राज लगा देगा। जो काम आपने करने हैं वो आपसे हो नहीं रहे, आप एक और सूबे की जिम्मेदारी लेकर उन मसाइल को हल करना चाहते हैं जो आपके ख्याल में पीपल्स पार्टी नहीं कर पा रही। क्या मामला है ये? अच्छा देखिए, पहली बात तो ये कि समझने की बात है, ये बहुत आसान काम है कि मैं सारी जिम्मेदारी वफाक पे डाल दूं या वफाक सारी जिम्मेदारी सूबे पे डाल दे। मसला ये है कि अगर ये लोड शेडिंग इससे पहली दफा पाकिस्तान की कौम ने, पाकिस्तानी अवाम ने एक्सपीरियंस की है, तो फिर तो आप कहें कि ये आपकी जिम्मेदारी और आप फेल हो गए। ये पिछले, मैं जब से पैदा हुआ हूँ लोड शेडिंग देखी और कई घंटों की लोड शेडिंग देखी इस कराची शहर के अंदर, समझे ना, और 14-14 घंटों की। लेकिन क्या है कि ये भी गलत होगा अगर मैं ये कह दूं कि जी सुबह इसका जिम्मेदार है। ये हमारी जिम्मेदारी है और हमें इसको निभाना होगा, हमें इसके लिए कोई बैठकर हल निकालना होगा। मैंने फिर वही आपसे कहा है कि जी इसके मुआहदे को देखना होगा। देखिए मेरी लास्ट मीटिंग हुई थी सीईओ के साथ ये इलेक्ट्रिक के, और उसमें हम दूसरे एमएनएस भी हम मौजूद थे, तो वो यही बात हो रही थी कि जी हमें अब जब उसको सस्ता मिलता है फर्नेस ऑयल तो वो फर्नेस ऑयल पे चली जाते हैं, जब उनको सस्ता गैस मिलती है तो वो गैस पे चले जाते हैं, जब उनको तो वो हमने उनसे कहा कि भाई जो अवेलेबल है। और दूसरी बात ये कि सिर्फ क्या एक इदारे को वो सिर्फ वो डिपेंड कर रहा है पीएसओ के ऊपर या वफाकी हुकूमत के ऊपर कि वो उनको वसाइल देगा, वो उनको फ्यूल देगा, गैस देगा, ऑयल देगा, या तब जाके वो चलाएंगे। को अपना इंतजाम उन्होंने क्यों नहीं किया आज तक? देखिए बोले ये 2035 तक का एक बड़ा मुआहिदा है इनके साथ, तो इस मुआहिदे के लिए उनको अपना इंतजाम खुद कि अपनी बिजली पैदा करने के वसाइल को खुद करना चाहिए था। जहां पे कहीं शॉर्टफॉल है वो गवर्नमेंट से लेते, लेकिन वो सारी की सारी उन्होंने डाल दी है गवर्नमेंट के ऊपर। अच्छा, अब मैं ये समझता हूँ कि इसीलिए मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि इस मुआहिदे को देखने की जरूरत है कि उनसे मुआहिदा क्या हुआ, कि सिर्फ उन्होंने पैसे कमाने। अच्छा, दूसरा ये कि जो लैंड चोरी की बात हुई है ये बिल्कुल सही बात है, यहाँ पर चोरी इतनी ज्यादा है, अगर उसको ही कंट्रोल कर लिया जाए तो मैं आपको ईमानदारी की बात बता रहा हूँ कि लोड शेडिंग जो है वो 20% रह जाएगी। लेकिन क्या है कि उस तरफ भी ये तवज्जो नहीं देते, क्योंकि इनके फील्ड में जो लोग हैं के इलेक्ट्रिक के, वो उनकी आमदनी बंदी, वो नीचे से लेकर ऊपर तक सबको खिला रहे हैं, पिला रहे हैं। पता आपको सब कुछ है आफ्ताब साहब, पता आपको सब कुछ है, तो इस पर अमल किसने करना है? इन मसाइल को दूर किसने करना है? या आप तो हमें खबर की देंगे, तो सहाफियों का काम है जो खबर देना है, तो आप खबर दे रहे हैं हमें। देखिए मैं आपको ये बताऊं, इसके लिए ये है कि इसमें हमें मिलकर करना होगा। अगर हम पांच चीजों में सियासी, अगर इम्तियाज साहब बारी हर चीज मेरे ऊपर डाल दें और मैं हर चीज इम्तियाज साहब पर डाल दूं, तो इसमें आम आदमी का क्या फायदा और क्या नुकसान है? सिवाय नुकसान के उनके और कुछ नहीं आएगा पाकिस्तानी कौम के हिस्से में। चले, मैं और ये सब आपके पास आता हूँ, लेकिन इम्तियाज शेख साहब इसमें कोई जवाब देना चाह रहे हैं, कुछ कह रहे हैं शायद। जी इम्तियाज साहब। देखिए जी, मैं ये बताऊं, भाई को हमारे को पता नहीं है कि जो बात कर रहे हैं ना कि किसी खुद बंदोबस्त करें, जो उन्होंने खत लिखे हैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को, और यही लिखा है उसमें कि जी अगर आप हमें न दें तो हम अपना बंदोबस्त करें। ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ पाबंदी है कि सर उनके पास इंतजाम ही नहीं है। इम्तियाज भाई हमारी लास्ट मीटिंग हुई थी, वो क्यों नहीं कर रहे? वो इंतजार क्यों कर रहे हैं? मेरी बात सुने ना जी, वो आपकी परमिशन होती है कॉमर्स मिनिस्ट्री से और बाकी डिपार्टमेंट से, उनको वो पावर अपना पेट्रोलियम डिवीजन से वो उनको परमिशन नहीं है। ये मुआहिदे के तहत पीएसओ ने उनको मंगा के देना है, और वो फर्नेस ऑयल और जो रिफाइनरी थी उनके पास भी खत्म हो गया था पेट्रोल। तो उसको मानने में क्या मतलब ये होगा? अब या तो आप बुला लें किस दिन, एमडी के को भी बुला लें, आप भी आ जाएं, हम भी इधर बैठते हैं, फिर आपको पूरी तफसील वो पेपर्स। नहीं, वो के इलेक्ट्रिक है तो तर्जुमान को तक एक्सेस करना बड़ा मुश्किल काम है, वो मीडिया में आने से कतराते हैं। मेरी बात है जी जी, मैं उनको प्रोटेक्ट नहीं कर रहा, उनको भी बहुत चीजें करनी थी जो कि मुआहदे की तरफ उन्होंने नहीं की है। मतलब जहाँ तक चोरी का मामला है वो कराची इलेक्ट्रिक में बहुत कम है, वो चोरी का बाकी बहुत है, यहाँ मतलब वो कम है। वहाँ भी इसलिए होता है कि वो मिले होते हैं उनके साथ जो रिसोर्स के लोग हैं उसके बगैर, और ये यकीन रखें इनके बगैर चोरी हो ही नहीं सकती। ये मतलब बिजली की चोरी ये डिपार्टमेंट मिला होता है, अब ये गवर्नमेंट कर ले। ठीक है, बिल्कुल सही है। अच्छा जी इम्तियाज साहब, एक चीज़ मगर मुझे जो समझ आती है रोज़ाना शोज़ में बैठ के और मुख्तलिफ लोगों से बातचीत करके, और ये साहब, वो ये है
कि हुकूमत शायद पहले चंद सालों में ये जानने की कोशिश कर रही है कि मसाइल क्या हैं और उस पर इंकिशाफ की तरह मसाइल जो है वो वाजे होते हैं। एक इंकिशाफ होता है कि अच्छा इस डिपार्टमेंट ये मसला है, इस शोबे में ये मसला है, और वो ऐसा लग रहा है कि हुकूमत जो है वो तमाम इंकिशाफात और चीज़ें और फाइलें इकट्ठी कर रही है और करने के बाद फिर इसका अगले दौर में शायद जाकर कोई हल ढूंढेगी। ये प्लानिंग इस तरह से महसूस होती है हुकूमत की। देखिए, मसला साला यह है कि सिर्फ मेहनत की और कंसंट्रेशन की कमी है और कुछ नहीं। इम्तियाज शेख साहब ने एक बड़ी, देखो साहब मेरे कलीग रहे हैं, सिविल सर्विस में रहे हैं, हमारे साथ इकट्ठे बलूचिस्तान में होते, एक साल सीनियर थे मुझे, उन्होंने बात की थी इस कंपनी के बारे, हालांकि इनका काम नहीं है। देखिए, एक सिर्फ रिपोर्ट पढ़ लेना कंपनी की जो आई है पिछले साल की, आप हैरान होंगे कि इस कंपनी ने पिछले साल 12 अरब से 17 अरब रुपया, यानी 40% ज्यादा मुनाफा कमाया। मुनाफा कि बिल्कुल सही कहते हैं हम कि कराची में चोरी नहीं हो रही, और उनकी कंपनी भी कहती है कि चोरी नहीं हो रही। 217 अरब रुपया रेवेन्यू था इस साल, 289 अरब रुपया जो है उनका रेवेन्यू, यानी जो 17 अरब रुपया उन्होंने इस साल कमाया है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो कि पीटीआई का है, उसकी जो 24% शेयर है, जिस वक्त वो बजट बन रहा था इसका कंपनी का, तो बताते कि ये 17 रुपए से आप डेवलपमेंट पे कितना खर्च करेंगे, ताकि पता चले। हर कंपनी डेवलपमेंट में खर्च करती है, घर तो नहीं लेके जाती वो, ठीक, वो करती है क्योंकि एक्सपेंशन हो, उसके आगे सारी चीज हो। अब उन्होंने कतई क्या किया है, उन्होंने सिर्फ अपने सीईओ की तनख्वाह 4 करोड़ 60 लाख से 6 करोड़ रुपया बना दिया कि तुमने शाबाश बहुत अच्छा काम किया, मैं पैसे कमा के दिए। मसला सर ये है कि मैं रिपोर्ट, अगर मैं थोड़ा सरसरी देखा तो मेरा काम नहीं इतना इस तरह का है, मैं अगर मतलब कोई एक आम सिंपल सा वो जो उनका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से मैंने जो बंदा भेजा होगा, जो उनको सेक्रेटरी जो अपना पावर का गया होगा, उस पावर के सेक्रेटरी ने, मसला सर ये है कि हमारी ब्यूरोक्रेसी को भी तो मसला यह है कि रिलैक्स कर दिया गया है ना गुज़श्ता 15-16 साल से। कंसल्टेंट रखे जाते हैं और उसके साथ वो पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशनें होती हैं, और ऊपर अब पहले प्रेजेंटेशनें सेक्रेटरी को दी जाती थी तो ताकि वो पढ़े। अब वो सेक्रेटरी जो है वो वहां बैठ जाता है वो अपने स्टाइल से, और वो प्रेजेंटेशन वो कर रहा होता है। मैं सिर्फ ये रिपोर्ट के चीता चीजें बता रहा हूं कि सिर्फ ये पिछले साल की रिपोर्ट जो अभी आई है, इस रिपोर्ट पे कह देते कि इतने पैसे तुमने खर्च करने हैं, इतने अल्टरनेटिव सोर्सेज को तुमने एक्सप्लोर करना है, और ये फॉर्मूला मौजूद है कि कितना आपने ट्रांसमिशन लाइन पे कितना इन्वेस्ट करना है, सिस्टम पे कितना इन्वेस्ट करना है, ये फॉर्मूला है, वो फॉर्मूले पे अमल नहीं हो रहा। और ये साहब रियायत कर रहे हैं अपने सबका कोलीग से कि सेक्रेटरी साहब को क्या पड़ी है, जब उसके घर उसका हिस्सा पहुंच जाता है। देखें, आज से कई सौ साल पहले जो बात शेर शाह सूरी को मालूम थी, वो आज के जदीद हुक्मरानों को जो बड़े पढ़े लिखे हैं और दुनिया जहान की बातें करते हैं, उनको समझ नहीं आई कि जिस इलाके में जुर्म हो उसके थानेदार को, कोतवाल को पकड़ लो, उसे कहो कि जुर्म क्यों हुआ है, सीधा हो जाएगा। जहाँ चोरी हो रही है, जहाँ पैसा जो है वो इतना मुनाफा कमा के डेवलपमेंट पे नहीं लगाया जा रहा और तनख्वाहों में मराहत में इजाफा किया जा रहा है, जो इनके डायरेक्टर बैठे उनको पकड़ लें कि भाई आप वहाँ क्या कर रहे हैं, हुकूमत की नुमाइंदगी अगर कर रहे हैं, विफाक की नुमाइंदगी कर रहे हैं, आपका क्या काम क्या बनता है? आपका काम सिर्फ ये है कि आप अपना हिस्सा जो आपको हिस्सा रसीदी वो दे दें और आप मुतमईन हो जाएं। सीधी बात है, खा वो बाकी इदारे हों, खा के इलेक्ट्रिक हो, वहाँ हर आदमी अपना हिस्से के चक्कर में पड़ा हुआ है कि मुझे जायज़ नाजायज़ जो कुछ मिलता है वो मैं ले लूँ, अवाम जाएं भाड़ में। जो टैक्स गुजार हैं, जो बिल देते हैं, उनका किसी को फ़िक्र नहीं है। यही हाल केई का है, यही हाल बाकी इदारों का है, और कोई मसला नहीं है। अगर आज ये तय कर लें, आफ्ताब जहांगीर साहब अपने लीडर से कहें, ये तय कर लें कि जी मैं किसी और चक्कर में कोई कमीशन वमीशन नहीं बनाऊंगा, मैं तो जिस इदारे का जो आदमी नुमाइंदा बैठा हुआ है हुकूमत का, रियासत का, उसके कान पकड़ूंगा, उसे कहूँगा कि करके दिखाओ, ये सारे करेंगे। इन्होंने तनख्वाहें नहीं लेनी, इन्होंने देखे ना, ये जो कुछ अगर इनकी सही गोशमाली होती रहे तो ये रोज़ाना स्कैंडल आए ही क्यों? सही है। उनको पता है कि हमें कोई पूछने वाला नहीं है, हम जो गलत सलत रिपोर्ट दे देंगे, जो दिखा देंगे, प्रेजेंटेशन दे देंगे, वो मुतमईन हो जाएंगे। अगर आप प्रेजेंटेशन पर मुतमईन होने वाले हुक्मरान रखेंगे तो यही नतीजा निकलेगा। आप पूछें उस शख्स से जो जिम्मेदार है, जो आपका नुमाइंदा है, उससे पूछना शुरू कर दें, काम ठीक अब ये पता नहीं हुक्मरान है वो ना तो मीडिया में आने को तैयार होते हैं और ना किसी और फोरम पे वो आके बात करते हैं, और हुकूमत पता नहीं उनसे पूछ रही है नहीं पूछ रही। बहरहाल अवाम के मसाइल को हल करने के लिए अब ये मैं अभी भी इस प्रोग्राम में नहीं किसी से
जो है वो एश्योरेंस ले सका कि कराची में जो बदतरीन लोड शेडिंग है ये कितने दिन में ठीक हो जाएगी और कितने दिन में ये लोग जो हैं वो लोड शेडिंग का अजाब झेल रहे हैं, इससे इनको इनकी जान छूट जाएगी, ये नहीं बताया जा सका। इसका मतलब है कि होमवर्क जो है वो किसी के पास नहीं है, किसी हुकूमत के पास भी, और किसी के पास हतमी तौर पर इस पर रिपोर्ट मौजूद नहीं है। बहरहाल तमाम मेहमानों का शुक्रिया। आज का प्रोग्राम था, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।